हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बोर-नेबर साइकिल। तो बोर-नेबर साइकिल क्या होती है कि जब हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन को पढ़ा था, तो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन पे हमने देखा था कि जब भी एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो आयनिक कंपाउंड के बनने के टाइम पे बहुत सारे एनर्जी में चेंजेस आते हैं। कुछ एनर्जी हमें एब्जॉर्ब करनी पड़ती है और कुछ एनर्जी आयनिक कंपाउंड बनने के टाइम पे रिलीज होती है। तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड बनता है तो उसके अंदर कितना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या रिलीज होना होता है या कितनी एनर्जी चेंज होती है आयनिक कंपाउंड के बनने की प्रोसेस में, तो उसी एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करने के लिए हम एक साइकिल का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं बोर-नेबर साइकिल। बोर-नेबर साइकिल में क्या होता है, बोर-नेबर साइकिल के अंदर आयनिक कंपाउंड बनने में जो जो स्टेप्स हमारे यूज होते हैं उन्हीं स्टेप्स को साइक्लिक फॉर्म में हम लिखते हैं और सभी स्टेप्स के अंदर कितना एनर्जी चेंजेस हो रहा है वो हम मेंशन करते हैं। और इस साइकिल की हेल्प से हम किसी भी एक स्टेप में आयनिक कंपाउंड बनने की जो प्रोसेस है उसके जो भी स्टेप्स होते हैं तो किसी भी स्टेप में कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है उस एनर्जी चेंज को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बोर-नेबर साइकिल को क्लियरली समझने के लिए हम NaCl की फॉर्मेशन का एग्जाम्पल लेते हैं कि हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है जो कि एक आयनिक कंपाउंड है। तो सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है, कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में, तो इसी का एग्जाम्पल लेते हुए हम बोर-नेबर साइकिल को समझेंगे। तो सबसे पहले जब हम सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन को देखते हैं तो स्टेप 1 में क्या होता है कि सोडियम क्लोराइड जब बनता है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में ये होता है कन्वर्जन ऑफ सोडियम मेटल इनटू गैसियस फेज, कि जो सोडियम मेटल होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होती है। तो हम सोडियम मेटल को सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि ये सोडियम है सॉलिड स्टेट के अंदर, इसको सोडियम गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्जन कब पॉसिबल होता है, जब हम इस सोडियम को सब्लिमेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इस सोडियम की सब्लिमेशन से ये सोडियम गैसियस स्टेट के अंदर फॉर्म होगा। तो इस पर्टिकुलर स्टेप के अंदर जो एनर्जी का चेंज होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ई सब्लिमेशन से, सब्लिमेशन एनर्जी से। तो सब्लिमेशन एनर्जी कितनी होती है, सब्लिमेशन का मतलब जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। और इस प्रोसेस के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। तो यहाँ पे सोडियम सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस के लिए हमें सब्लिमेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। तो जब हम सोडियम को सब्लिमेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये सोडियम सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और सोडियम के लिए सब्लिमेशन एनर्जी कितनी होती है, प्लस 108.5 किलोजूल, ये पर मोल में है। ये जो भी वैल्यूज हम लोग आगे अभी देखेंगे वो सभी पर मोल में होगी। इसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या होता है, डिसोसिएशन ऑफ गैसियस क्लोरीन इनटू गैसियस क्लोरीन एटम्स, कि जो क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन जब हम गैस बोल रहे हैं तो मतलब Cl2 की फॉर्म में है वो, क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में होती है, डाई एटोमिक ये मॉलिक्यूल होता है। तो Cl2 से हमें इस क्लोरीन जो गैसियस स्टेट में है तो Cl2 से हमें ये क्लोरीन मॉलिक्यूल से हमें क्लोरीन का एक एटम बनाना है। तो ये एटम कैसे बनेगा, अब देखो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में तो ये बॉन्ड है, जब हम इस बॉन्ड को तोड़ देंगे ये क्लोरीन का एटम अलग हो जाएगा, ये क्लोरीन का एटम अलग हो जाएगा। तो क्लोरीन मॉलिक्यूल से क्लोरीन का ये एटम बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दो क्लोरीन एटम के बीच में ये जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना होगा। और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। तो जब क्लोरीन मॉलिक्यूल को हम बॉन्ड एनर्जी के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाता है दो क्लोरीन गैसियस एटम में। तो ये
क्लोरीन के डिसोसिएशन से 2 क्लोरीन के गैसियस एटम यहाँ पे फॉर्म हो गए हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर कितनी एनर्जी हमारी चेंज होती है या कितनी एनर्जी इस प्रोसेस के लिए हमें चाहिए होती है, उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड एनर्जी से। ई बॉन्ड एनर्जी मतलब ये बॉन्ड एनर्जी है यहाँ पे क्लोरीन के लिए, और ये कितनी होती है प्लस 243 किलो जूल, ये भी पर मोल के लिए है, ये पर मोल क्लोरीन के लिए है ये। अब यहाँ पे Cl2 से 2 क्लोरीन के एटम हमारे यहाँ पे बने हैं, क्योंकि जब ये दो Cl2 के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 क्लोरीन के एटम बनेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम। कि जो सोडियम है हमारा, ये जो गैसियस स्टेट में सोडियम, गैसियस सोडियम आएगा यहाँ पे, ये गैसियस सोडियम कि फर्स्ट स्टेप में जो गैसियस सोडियम बना है, अब हमें गैसियस सोडियम से सोडियम का आयन बनाना है, मतलब इसको आयोनाइज करवाना है। इस सोडियम गैसियस में से एक इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल लेंगे तो इस गैसियस सोडियम से ये सोडियम का आयन बन जाएगा, गैसियस स्टेट में रहेगा ये भी। तो ये सोडियम का आयन बन गया गैसियस स्टेट में, और यहाँ से गैसियस स्टेट में ये आयन बनाने के लिए हमें इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होगी उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये सोडियम जो गैसियस स्टेट में है, इससे सोडियम का आयन बनाना है, तो जो एनर्जी हमें चाहिए होगी उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। और सोडियम के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है प्लस 495.2 किलो जूल पर मोल। अब एक चीज यहाँ पे आप देख रहे होगे कि ये सभी के आगे मैंने प्लस लगाया है, क्योंकि इन तीनों प्रोसेस के अंदर जो हमने यहाँ पे सब्लिमेशन पढ़ी है, बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे पढ़ा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यहाँ पे पढ़ी है, ये सभी एनर्जी मतलब ये सभी जो प्रोसेस हमने पढ़ी है एंडोथर्मिक होती है, इनमें हमें एनर्जी देनी पड़ती है, इसीलिए प्लस साइन लगाया है हमने। तो यहाँ सोडियम से सोडियम आयन बन जाएगा, सोडियम कैटायन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। इसके बाद कन्वर्जन ऑफ गैसियस क्लोरीन इनटू क्लोराइड आयन, कि यहाँ पे जो क्लोरीन का गैसियस एटम बना था, अब इस क्लोरीन के गैसियस एटम में से हमें क्लोराइड आयन बनाना है। अब क्लोराइड आयन क्या होता है, Cl-। तो इस गैसियस क्लोरीन के एटम को जब हम एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये गैसियस स्टेट के अंदर क्लोराइड आयन यहाँ पे फॉर्म हो गया है। और जब क्लोरीन का एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हमने अर्लियर क्लासेस में डिस्कस किया था, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी जब भी कोई न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो एक एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है, E से इसको रिप्रेजेंट किया है, तो ये वैल्यू होती है -348.3 किलो जूल पर मोल। तो क्लोरीन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, या फिर जब कोई एक न्यूट्रल का एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं। तो क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितनी होती है, ये -348.3 किलो जूल पर मोल। कि ये एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है, तो ये एनर्जी रिलीज हुई है तो ये नेगेटिव साइन इसके आगे हमने यूज किया था, बाकी सभी यहाँ पे एनर्जी हमने प्रोवाइड करी थी तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन हमने यूज किया है। तो अब यहाँ पे सोडियम का कैटायन बन गया है Na पॉजिटिव, और क्लोरीन का ये एनायन बन गया है Cl नेगेटिव। अब क्या होगा, ये हमारा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है सोडियम पे, और क्लोरीन पे ये नेगेटिव चार्ज है। तो अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में क्या होगा कि ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और इनकी अट्रैक्शन की वजह से ये एक आयनिक कंपाउंड यहाँ पे बन जाएगा NaCl।
और जब भी एक आयनिक कंपाउंड बनता है तो हमें पता है कि वहाँ पे कुछ एनर्जी रिलीज होती है, कि जब एक आयनिक कंपाउंड बनता है कैटायन और एनायन के मिलने से तो वहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी को जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसके लिए हमने सिंबल यूज किया है U0। और सोडियम क्लोराइड के लिए ये जो लैटिस एनर्जी की वैल्यू है ये है -758.7 किलो जूल, ये भी पर मोल में है। ये जो एनर्जी है ये भी पर मोल के अंदर है। तो अब हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो सोडियम क्लोराइड है वो कैसे फॉर्म होता है, कि सोडियम क्लोराइड सोडियम मेटल से और क्लोरीन गैस का यूज करके सोडियम क्लोराइड कैसे फॉर्म होता है वो अभी हमने देख लिया है। ये 5 स्टेप हमारे इन्वॉल्व होते हैं और ये पांचों जो स्टेप होते हैं ये एक साइकिल की फॉर्म में जब इन स्टेप्स को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उस साइकिल को नाम दिया जाएगा बोर्न-हेबर साइकिल। अब क्या है यहाँ पे कि जैसे जब हमने फिजिकल केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था तो वहाँ पे एक लॉ पढ़ा था जिसको बोलते हैं हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हेसिस लॉ क्या कहता है कि जब भी ये NaCl बनेगा तो NaCl बनने के टाइम पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है NaCl के बनने के टाइम पे, जिसको डेल्टा HF से दिखाया है। डेल्टा HF का मतलब क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, कि NaCl की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो सेम रहेगी चाहे NaCl एक स्टेप में बना हो चाहे NaCl एक से ज़्यादा स्टेप में बना हो। तो हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या कहता है कि किसी भी एक कंपाउंड के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है वो सेम रहती है चाहे वो कंपाउंड एक स्टेप में बना हो चाहे फिर वो एक से ज़्यादा स्टेप्स में बना हो। तो यहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये जो NaCl बना है तो NaCl के बनने के टाइम पे जो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी, नेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होगी वो सभी किसके इक्वल होगा कि जितने भी हमने 5 स्टेप पढ़े हैं यहाँ पे, इन सभी स्टेप्स के अंदर जो भी एनर्जीज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उन सब को ऐड कर देंगे। तो जो नेट हमारे पास एनर्जी आएगी पॉजिटिव साइन में या फिर नेगेटिव साइन में, उसी को हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कि सोडियम क्लोराइड जब बना है Na सॉलिड से, ये हमारे पास सोडियम मान लो सॉलिड है और ये हमारे पास क्लोरीन है, जब इनको मिला के जब हमने NaCl बनाया है तो नेट जो एनर्जी का चेंज है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि जितने भी ये 5 स्टेप हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं इन सभी स्टेप्स की एनर्जीज को ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ये कैसे कैलकुलेट करेंगे कि सबसे फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एनर्जी यूज हो रही थी उसको बोला था सब्लिमेशन एनर्जी। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब कैलकुलेट करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में सब्लिमेशन एनर्जी प्लस यहाँ पे सेकंड स्टेप में ये क्या हो रहा था, क्लोरीन Cl2 से Cl बनाया था तो बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे यूज हुई थी। तो अब यहाँ पे एक छोटी सी बात आपके जानने के लिए है कि जब हमने Cl2 से Cl2 के अंदर ये जो Cl वाला जो बॉन्ड है इस Cl और इस Cl के बीच में इसको ब्रेक किया था तो ये 2 Cl बने थे, 2 क्लोरीन के गैसियस एटम बने थे। तो ये 2 क्लोरीन के जो एटम बने हैं इस प्रोसेस के अंदर एनर्जी हमें कितनी देनी पड़ी है 243 किलो जूल पर मोल। लेकिन हमें बनाना तो क्या है NaCl बनाना है तो यहाँ पे Cl कितने यूज हो रहे हैं, सिर्फ एक Cl यूज हो रहा है और ये जो एनर्जी हमने यूज की है इसमें बन रहे हैं 2 Cl के एटम, हमें बनाना कितना है 1 Cl। तो 1 Cl के लिए क्या होगा, हम इसको हाफ कर देंगे। ये जो बॉन्ड एनर्जी हमने यहाँ पे यूज की है ये 2 क्लोरीन के एटम बनाने के लिए इतनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, लेकिन अगर हमें एक ही क्लोरीन का एटम बनाना हो तो इस एनर्जी को हम हाफ कर देंगे। ये जो E बॉन्ड एनर्जी हमने यहाँ पे लिखी है इसका हम हाफ कर देंगे। तो सब्लिमेशन एनर्जी प्लस में सेकंड स्टेप में ये जो बॉन्ड एनर्जी यूज हो रही थी इसका हाफ कर देंगे।
क्योंकि हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी पढ़ रहे हैं, NaCl की, और NaCl में सिर्फ एक क्लोरीन का एटम है और इसमें यहाँ पे 2 क्लोरीन के एटम यूज हो रहे हैं। तो अब क्या होगा यहाँ पे NaCl की जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो फर्स्ट स्टेप की एनर्जी को ऐड किया, प्लस में सेकंड स्टेप की एनर्जी को ऐड किया, प्लस में थर्ड स्टेप क्या है यहाँ पे, थर्ड स्टेप है आयोनाइजेशन एनर्जी वाला, तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी को ऐड करेंगे। फोर्थ स्टेप हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला है, फोर्थ स्टेप जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें क्लोरीन गैसियस से क्लोराइड आयन बना है गैसियस स्टेट में, तो ये Ea को ऐड करेंगे। और जो फिफ्थ स्टेप है इसमें लैटिस एनर्जी का यूज हुआ है, तो यहाँ पे ये लैटिस एनर्जी को ऐड कर दिया है। तो NaCl के लिए जब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैलकुलेट करेंगे तो ये सभी वैल्यूज यहाँ से पुट कर देंगे। ये जो वैल्यूज आई है इन सभी वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये जो NaCl के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आएगा वो कितना आएगा, -381.8 किलोजूल पर मोल। तो हम ये देख रहे हैं कि NaCl के लिए जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो नेगेटिव में है, मतलब जब NaCl बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी अब रिलीज हो रही है यहाँ पे, तो जब भी किसी भी कंपाउंड के बनने के टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है तो वो कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड होता है। तो और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये अभी हमने यहाँ पे बोर-नेबर साइकिल के बारे में देख लिया है। तो अब अगर हम सोडियम क्लोराइड के लिए बोर-नेबर साइकिल लिखना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो जब भी हमें किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए बोर-नेबर साइकिल लिखना हो तो हम बिल्कुल इसी तरीके से हम मेथड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले देखो हमें बनाना क्या है यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, जब हमारे पास सोडियम मेटल हो सॉलिड स्टेट में और क्लोरीन गैस हो, ठीक है, तो जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनता है। और Cl2 के अंदर 2 क्लोरीन होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हाफ Cl2 हमने यहाँ पे लिखा है। तो सोडियम सॉलिड स्टेट में प्लस हाफ Cl2 गैसियस स्टेट में जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बनता है सॉलिड स्टेट में। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है तो ये सॉलिड स्टेट में ही होगा ऑब्वियसली। तो क्या होता है, हम ऐसे लिख लेंगे पहले जो हमारी मेन रिएक्शन है, उसके बाद अब हमने देखा है कि एक्चुअल में ये तो हम मान रहे हैं कि ये ऐसे बना है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे नहीं बनता है। ये कैसे बनता है कि जो सोडियम होता है सॉलिड स्टेट में, वो सबसे पहले उसका सब्लिमेशन होगा, ये सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाएगा, और इसके लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। और सब्लिमेशन एनर्जी एंडोथर्मिक, मतलब जो सब्लिमेशन प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक होती है, इसीलिए इसके आगे प्लस साइन लगाया हुआ है। तो सोडियम सॉलिड से ये सोडियम गैसियस स्टेट में आ गया। अब इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसको आयोनाइज करना पड़ेगा। आयोनाइज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है ये, तो इसके आगे इसीलिए प्लस लगाया है। तो जब सोडियम गैसियस स्टेट में जब इसको आयोनाइजेशन एनर्जी हम दे देंगे तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और ये Na पॉजिटिव बनेगा। तो इस टाइप से सोडियम आयन बन गया है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन है यहाँ पे। तो इसी टाइप से क्लोरीन जो है हमारे पास ये गैसियस स्टेट में ऑलरेडी है। तो सोडियम क्लोराइड बनाने के लिए हमें एक क्लोरीन चाहिए। यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये Cl2 है। अब क्लोरीन ये Cl2 है, यहाँ पे Cl2 से हमें Cl बनाना है तो बॉन्ड एनर्जी की इक्वल एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब Cl2 से जो Cl बने, मतलब एक Cl2 के मोलिक्यूल से तो 2 Cl बनेंगे, लेकिन हमें चाहिए कितने Cl, यहाँ पे एक Cl चाहिए, इसीलिए इस बॉन्ड एनर्जी को हम हाफ कर देंगे। तो ये Cl2 से ये क्लोरीन एटम बन गया है गैसियस स्टेट में, और यहाँ पे एनर्जी कितनी देनी पड़ी हमें, हाफ ऑफ बॉन्ड एनर्जी के इक्वल, कि ये जो Cl2 से 2 Cl बनने की जो प्रोसेस है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं ई बॉन्ड एनर्जी। ये इतनी एनर्जी चाहिएगी, लेकिन हमें कितना Cl चाहिए, यहाँ पे Cl का एक एटम चाहिए,
तो ये 2Cl के लिए है, तो यहाँ एक के लिए इसको हाफ कर देंगे, तो ये हाफ कर दिया। अब ये क्लोरीन गैसियस एटम बन गया है। अब इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होती है, और उस रिलीज एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और उस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ पे जो क्लोरीन से जब Cl नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है क्लोरीन के अंदर तो एक एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, जिसको EA से दिखाया हुआ है। तो चूंकि ये एनर्जी रिलीज होती है इसीलिए इसके आगे माइनस साइन लगाया हुआ है हमने। तो यहाँ पे Na पॉजिटिव बन गया, ये Cl नेगेटिव बन गया है। अब ये कैटायन है, ये एनायन है, ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे। ये प्लस साइन इसलिए लगाया है क्योंकि प्लस साइन डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि इन पे अपोजिट चार्ज है। अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनकी अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में बन जाएगा। तो ये है बोर्न-हेबर साइकिल जो डिनोट कर रही है फॉर्मेशन ऑफ NaCl को, कि एक्चुअल में NaCl का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बोर्न-हेबर साइकिल की क्या एप्लीकेशन होती है उसको अभी हम आगे देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बोर्न-हेबर साइकिल। तो बोर्न-हेबर साइकिल की जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है टू कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पीज ऑफ वेरियस आयनिक सॉलिड, कि किसी भी आयनिक सॉलिड के लिए हम बोर्न-हेबर साइकिल का यूज करके लैटिस एंथैल्पी निकाल सकते हैं, या फिर लैटिस एनर्जी किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं बोर्न-हेबर साइकिल का यूज करके। अब हमें पता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड के लिए वो किसके इक्वल होता है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस में हाफ बॉन्ड एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्लस यहाँ पे U नोट क्या डिनोट करता है, लैटिस एनर्जी। तो ये जो हम देख रहे हैं ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो होता है, वो जो अभी हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे उन हर एक स्टेप्स की जो एनर्जीज होती है उनको हम ऐड कर देते हैं, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आ जाता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का। तो अब यहाँ पे अगर हमें सभी वैल्यूज पता हो, अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पता है, ये सभी वैल्यूज पता है, तो ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक एप्लीकेशन है बोर्न-हेबर साइकिल की, कि अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और ये सभी वैल्यूज पता हो तो ये लैटिस एनर्जी जिसको U नोट से दिखाया हुआ है इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आइए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड दैट इज MgF2। मैग्नीशियम फ्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, MgF2 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, कि ये जो डेटा हमें दिया हुआ है इस डेटा का यूज करके हमें लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है मैग्नीशियम फ्लोराइड के लिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें जो भी आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये वाला आयनिक कंपाउंड दिया हुआ है, तो जो भी आयनिक कंपाउंड दिया हुआ होता है उसके लिए हमें बोर्न-हेबर साइकिल लिखनी होती है। तो बोर्न-हेबर साइकिल ये हमने लिखी हुई है सोडियम क्लोराइड के लिए। हमें किसके लिए लिखनी है, मैग्नीशियम फ्लोराइड के लिए। तो यहाँ पे ये मैग्नीशियम आ जाएगा, ये सोडियम की जगह ये मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में होगा, क्लोरीन की जगह ये यहाँ पे फ्लोरीन आएगा, और जब ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम फ्लोराइड सॉलिड स्टेट में बनेगा। अभी हम देखते हैं कि बारी बारी से क्या होगा, कि ये जो मैग्नीशियम है सॉलिड स्टेट में पहले इसका सब्लिमेशन होगा, ये सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, Mg इन गैसियस स्टेट में आ गया है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, IE मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी हम दे रहे हैं। अब MgF2 के अंदर मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, 2 पॉजिटिव चार्ज है और फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसके 2 यूज किए हैं।
ताकि 2 माइनस हो जाए और ये 2 प्लस। चार्जेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे फ्लोरीन के 2 एटम यूज होंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम से जब इसका आयोनाइजेशन होगा तो -2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और इसके आयोनाइजेशन से यहाँ पे बनेगा Mg2 पॉजिटिव। तो ये मैग्नीशियम वाला यहाँ पे पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इधर है फ्लोरीन। फ्लोरीन ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है, तो फ्लोरीन गैसियस स्टेट में है तो हमें क्या चाहिए, यहाँ F2 से फ्लोरीन के एटम चाहिए, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल नहीं चाहिए, ये फ्लोरीन का एटम चाहिए गैसियस स्टेट में। तो MgF2 में कितने फ्लोरीन के एटम चाहिएंगे हमें, 2 F2 के एटम चाहिएंगे। तो ये इधर F2 जब टूटेगा ये इस टाइप से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फ्लोरीन F2 के अंदर क्या होता है, फ्लोरीन और फ्लोरीन में बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा तो इससे 2 फ्लोरीन के एटम बनेंगे। और ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिएगी उसको बताया है बॉन्ड एनर्जी से, EBE। अब इसके बाद ये फ्लोरीन का एटम बन गया है, इस फ्लोरीन के एटम को हमें फ्लोराइड आयन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन बन गया है। अब यहाँ पे क्या बनाना है हमें आयनिक कंपाउंड के लिए, एनायन बनाना है। तो फ्लोरीन से हमें फ्लोराइड आयन बनाना है। अब कितने फ्लोराइड आयन चाहिए, यहाँ पे 2 फ्लोराइड आयन चाहिए। तो एक फ्लोराइड आयन के लिए जो एनर्जी चाहिएगी वो EA होगी, और 2 फ्लोराइड आयन बनाने के लिए जो हमें एनर्जी, मतलब जब फ्लोरीन से फ्लोराइड आयन बनेगा तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी, हमें पता है जब एनायन फॉर्म होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो एक एनायन फॉर्म होता है और एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है। तो जब फ्लोरीन से F नेगेटिव बनेगा तो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी, -EA। अगर एक फ्लोराइड आयन बना है, हमें यहाँ पे कितने बनाने हैं, 2 फ्लोराइड आयन बनाने हैं। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, दोनों फ्लोरीन एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, और यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो 2 × EA के इक्वल एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि एक फ्लोराइड आयन बनने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, -EA, और 2 फ्लोराइड आयन बनने के लिए कितनी चाहिएगी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एनर्जी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अब Mg2 पॉजिटिव और 2 फ्लोराइड यहाँ पे बन गए हैं, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, तो इससे हमारा मैग्नीशियम फ्लोराइड यहाँ पे बन जाएगा। तो सबसे पहला हमारा काम होता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि हमें बोर-नेबर साइकिल लिखनी होती है। अब ये बोर-नेबर साइकिल किसके लिए आ गई है, मैग्नीशियम फ्लोराइड के लिए। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, देखते हैं क्या करना है हमें। यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है। एक चीज़ यहाँ पे मैंने नहीं बताया आपको कि जब ये दोनों एनायन आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इनकी अट्रैक्शन से ये मैग्नीशियम फ्लोराइड जब बनेगा तो इस स्टेप के अंदर जो एनर्जी का चेंज होता है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। U0 से डिनोट करते हैं इसको, कि जब कैटायन और एनायन किसी भी आयनिक कंपाउंड में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उस केस के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। तो ये लैटिस एनर्जी यहाँ पे U0 के इक्वल आ जाएगी। तो अब हम क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो हमें लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करनी है मैग्नीशियम फ्लोराइड के लिए, और ये वैल्यूज हमें दी हुई है। तो अभी हमें पता है बोर-नेबर साइकिल के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये है हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कि जब Mg सॉलिड और फ्लोरीन ये गैसियस स्टेट में एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो ये वाला जो स्टेप है इसमें एनर्जी का जो रिलीज होना होता है वो कितनी होती है, ΔHf। तो ये वाला जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है मैग्नीशियम फ्लोराइड का, ये किसके इक्वल होती है कि यहाँ पे जितने भी हमने स्टेप्स देखे हैं इन सभी की एनर्जीज को जब हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू आ जाती है, क्योंकि ये स्टेप सिंगल यहाँ पे और ये सभी स्टेप्स यहाँ पे इस टाइप से, तो इसमें जितनी एनर्जी का चेंज होगा वो इज इक्वल टू इन सभी स्टेप्स में
एनर्जी का जो चेंज होता है उसके इक्वल होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यहाँ मैग्नीशियम फ्लोराइड के लिए किसके इक्वल होगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ मैग्नीशियम। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी ऑफ यहाँ पे फ्लोरीन। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ये किसका है, मैग्नीशियम का। ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है, मैग्नीशियम की। और 2 इंटू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये किसकी है, फ्लोरीन की यहाँ पे। इसके बाद ये है लैटिस एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम फ्लोराइड। तो ये मैग्नीशियम फ्लोराइड की लैटिस एनर्जी है। तो अब यहाँ पे बस हम वैल्यूज पुट कर देंगे। हमें क्या निकालना है, लैटिस एनर्जी निकालनी है, ये कैलकुलेट करना है। तो इन सभी को इस साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, डेल्टा एच एफ माइनस ई सब्लिमेशन माइनस ई बॉन्ड एनर्जी माइनस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस 2 इंटू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे, हमें पता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना है, एंथैल्पी ऑफ या हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ MgF2 कितना है, -1096.5 ये है। ई सब्लिमेशन कितना है, सब्लिमेशन एनर्जी कितनी है 146.4। तो ये 146.4 माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। बॉन्ड एनर्जी यहाँ पे कितनी है फ्लोरीन के लिए 158.8 किलो जूल पर मोल। तो ये 158.8 आ गया। इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की कितनी है 2186। तो ये माइनस में 2186 कर दिया। इसके बाद माइनस में 2 इंटू इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे अब हम देखते हैं, तो फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है -332.6 किलो जूल पर मोल। तो एक साइन तो ये माइनस का यहाँ पे है ही, माइनस माइनस 2 इंटू -332.6। तो ये जो वैल्यूज है ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। तो जब हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो लैटिस एनर्जी यहाँ पे मैग्नीशियम फ्लोराइड के लिए कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी -2922.5 किलो जूल पर मोल। तो इस टाइप से हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सेकंड एप्लीकेशन में क्या होता है कि लैटिस एनर्जी ना पूछ के एग्जाम में आपसे ये पूछ लिया जाए कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज के बारे में पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ये वाला पूछा जाता है तो इसी टाइप से हम यहाँ पे ये इक्वेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछी जाती है तो ये सभी वैल्यूज इधर आ जाएंगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस टाइप से हम बोर्न-हेबर साइकिल का यूज करके लैटिस एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कैलकुलेट कर सकते हैं आयनिक सॉलिड्स के लिए।